अब तक हमने राजनीति के चैप्टर 1 में हमने देखा कि भारत के अंदर 1947 के अंदर विभाजन हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ और जो विभाजन हुआ उसके भी कई कारण रहे। उसके बाद में कई चीज़ें सामने आई निकल कर के, बहुत बड़ी मात्रा में डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का। तो जो विभाजन हुआ, जो दो टुकड़े हुए देश के, उस टुकड़े के परिणाम क्या रहे, उस विभाजन के परिणाम क्या रहे, वो आज हम इस दूसरे वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आराम से ये चीज़ समझ में आए कि इससे पहले के वीडियो में क्या चर्चा की गई है, विभाजन क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था और क्यों हुआ था। 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह जाने को आबादी जो है वो मजबूर हुई थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि 1947 के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ था बहुत अधिक मात्रा में, जो कि आज तक के जो ट्रांसफ़र है, आज तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे बड़ा था। मानव इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफ़र सिस्टम है ये। मानव इतिहास के अंदर इससे बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था ये। आबादी का स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था और मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट हुए हैं और जो जो ज्ञात हैं, जिनका हम लोगों को पता है, उनमें सबसे बड़ा अगर कोई डिस्प्लेसमेंट था तो वो 1947 में भारत और पाकिस्तान का डिस्प्लेसमेंट था। आप देख सकते हैं ये एक ट्रेन है जो कि शरणार्थियों से भरी हुई है, रिफ्यूजीज से भरी हुई ट्रेन है। ये एक कितने ही रिफ्यूजीज ट्रेन की पटरियों पर, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ये रही नीचे शरणार्थियों से भरी हुई एक ट्रेन 1947 में। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफ्यूजीज एक देश से दूसरे देश में आए थे। समझौता जो हुआ था, विभाजन जब हुआ था उस दौरान में। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है ये रिफ्यूजीज से भरी हुई है। इसी दौरान जब विभाजन हो रहा था, लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उसी समय एक धर्म के लोगों ने, एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा, जिसमें से लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े के अंदर तब्दील हो गए थे। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था और ठीक इसी प्रकार से मुस्लिम बहुल आबादी इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में हालत क्या रहे होंगे कि जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम नहीं पहुँच रहे हैं, मुस्लिम नहीं जा रहे हैं, और जहाँ मुस्लिम अधिक है वहाँ हिंदू और सिख हैं वो नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि पूरे का पूरा जो एरिया है जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू बहुल क्षेत्र थे, वो सब के सब अब एक तरीके से सांप्रदायिक अखाड़े में बदल चुके थे। सांप्रदायिक अखाड़े का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। हिंदू हैं वो गैर हिंदुओं को मार रहे हैं, गैर हिंदू हैं वो हिंदुओं को मार रहे हैं। कुछ इस प्रकार से जो हालात हैं वो हो गए हैं। यानी विभाजन का जो परिणाम निकल के आ रहा है ना, वो विभाजन का परिणाम इतना भयानक और इतना विभत्स है कि लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, किसके साथ रहें, किसके साथ नहीं रहें, किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें। शहादत हसन मंटो का अगर आप एक कथन देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया है, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच कर निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा फल और दूध दिया गया और आयोजकों के मुखिया ने कहा कि बहनों भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते होंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया या पाकिस्तान से भारत आया है तो उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन जो गैर मजहब के लोग हैं, यानी अगर भारत में मुस्लिम आ रहा है तो फिर उनके साथ वही व्यवहार किया जा रहा है, और अगर भारत से कोई हिंदू अगर वहाँ जा रहा है तो फिर उनके साथ वहाँ पर वही व्यवहार किया जा रहा है। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए, वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। यानी हालात, अब समझिए हालात कैसे हो चुके हैं। हालात इस प्रकार के हो रहे हैं कि 14 अगस्त को मान लीजिए यहाँ के जो मुस्लिम हैं, बंगाल के यानी कोलकाता के, अमृतसर के जो भी मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे या वो यहीं पर बैठे हैं और उनको बोल दिया गया कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान दूसरा देश बना है तो आप वहाँ जाइए। यानी वो अपने ही घर के अंदर विदेशी हो गए हैं और उनको
अपना घर छोड़ करके जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको घर छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा है। अस्थायी शिविर बने हुए हैं, रिफ्यूजी जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ उनको शरण लेनी पड़ी है। यानी जहाँ कल तक अपना वतन था, हमारा वतन हुआ करता था, वो अब तुम्हारा वतन हो गया। कुछ इस प्रकार की वहाँ पर हालात चल रहे हैं। जहाँ का पुलिस अथवा प्रशासन है वो उनके साथ ही बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। अब हालत ये चल रहे हैं कि लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना है, सीमा के दूसरी तरफ जाना है और उन्हें ऐसा हर हाल में करना है। अक्सर लोगों ने ये पैदल चल करके दूरी तय की है, यानी पाकिस्तान से चल करके भारत आ रहे हैं, भारत से चल करके पाकिस्तान जा रहे हैं। सीमा के दोनों ओर हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। जिसने उसको अगवा किया है, किडनैप किया है, उसका धर्म भी उसको अपनाना पड़ा। और कई मामले में तो ये भी हुआ कि खुद के परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने घर की बहू बेटियों को मार डाला था। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि वे अब बेठिकाना हो गए हैं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं रहा है, अभी वो बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना। यानी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के आराम से रह रहा है, लेकिन उस टाइम के हालात ये चल रहे हैं कि जो लोग अपना घर परिवार जो वहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, वो अपना ठिकाना छोड़ करके भारत या पाकिस्तान में आए हैं, उनके लिए अब यहाँ पर शरणार्थी एक रिफ्यूजी सेंटर खुले हुए हैं। उन रिफ्यूजी सेंटर के अंदर वहाँ पर उनको रहना पड़ रहा है, शेल्टर होम्स में रहना पड़ रहा है वहाँ पर। और हो सकता है उनको महीनों रहना पड़े, हो सकता है उनको सालों तक इसी शेल्टर हाउस में ज़िंदगी काटनी पड़े। कुछ इस प्रकार के हालत हो रखे हैं। लोग लड़कियों को, लोग महिलाओं को अगवा कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ही घर की बहू बेटियों को मार रहे हैं ताकि कम से कम कुल की इज्जत बची रहे। कुछ इस प्रकार के जो भयानक, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी भयानक जो दृश्य हैं वो उस टाइम के अंदर क्रिएट हो गए थे। ये एक फ़ोटो है नोआखाली में, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। उसमें गांधी जी यात्रा पर गए हैं। ये गांधी जी हैं 1947 के अंदर। तो गांधी जी यात्रा पर गए हुए हैं नोआखाली के अंदर। भारत और पाकिस्तान के लेखक और फिल्म निर्माताओं ने अपने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया है। विस्थापन से हिंसा और पैदा दुखों की अभिव्यक्ति दी है। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सब के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। अब आप जहाँ रह रहे हैं उसको छोड़ करके जाना, एकदम से जाना, बहुत ही एक तो सोची समझी रणनीति के तहत आप छोड़ करके जाएं, प्लानिंग के साथ आप छोड़ें, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अनियोजित तरीके से यदि छोड़ना पड़े तो फिर दिल के दो टुकड़े होने जैसी बात ही होगी। इस विभाजन में दो समुदाय जो हैं, जो दो कम्युनिटी हैं, वो अब तक तो रहते थे पड़ोसियों की तरह, और अब अचानक से एक हिंसक अलगाव का शिकार हो गए हैं। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। तो अब आप सोचिए कि किस हद तक का बंटवारा हो रखा है। यानी वित्तीय संपदा तो बंटी ही बंटी, उसके साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के जो वाद्य यंत्र होते हैं उन तक का बंटवारा हो गया था जब पाकिस्तान अलग हुआ था। सरकार और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। अब तक जो साथ साथ रहते आए थे दो समुदायों का यह हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा के पार जाना पड़ा था। अब 80 लाख लोग, सोचिए 80 लाख, अगर 80 लाख लोग एक बॉर्डर पार कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट है ये। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों की ने अपनी जान गंवाई थी। लोगों को काट दिया गया था, गोलियां मार दी गई थी, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि रचनाकारों ने, लेखकों ने, निर्देशकों ने फिल्म के माध्यम से इनको, इस विभाजन को दर्शाया था। तो एक फिल्म आई थी गर्म हवा के नाम से। तो ये गर्म हवा में ये सलीम मिर्ज़ा हैं जो कि जूते का व्यापार करते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इसी रील के अंदर दी हुई है। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानेंगे, दूसरी तरफ बंटवारा भी कर रहे हैं
दो भागों में बांट दिया गया है देश को, भारत और पाक में। तो एक तरफ तो द्विराष्ट्र को मान नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ बंटवारा भी हो रहा है। द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र बन गया? एक तरफ तो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने की बात चल रही थी, दूसरी तरफ बंटवारा धर्म के नाम पर कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी जो थी वो पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। एक एनसीईआरटी का परफेक्ट आंकड़ा देखिए, 1951 के वक्त कुल 12% मुसलमान थे, टोटल आबादी का 12% मुसलमान है। ऐसे में सवाल ये था कि भारत में अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करें। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। यानी हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि एक तो धर्मनिरपेक्ष भारत बने, एक तरफ तो है मुस्लिम लोग और एक तरफ है गैर मुस्लिम लोग, जिनके अंदर पहले से ही, गैर मुस्लिम का मतलब है मुसलमानों को छोड़ करके जो भी आए, जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी जो भी आए वो गैर मुस्लिम है। एक तरफ थी मुस्लिम कम्युनिटी। तो अब हिंदू और मुसलमानों के बीच में तो तनाव पहले से ही था, और जो गैर मुस्लिम लोग, अन्य लोग थे, उनके बीच में भी तनाव पहले से था। अब चूंकि मुसलमानों के लिए जिन्ना ने अलग से डिमांड कर ली पाकिस्तान की, तो अब मुसलमान जाएं पाकिस्तान में। अब अगर ये पाकिस्तान में नहीं जाना चाहे, अब हो सकता है कि व्यक्ति जाना चाहे, कोई सोचे कि मुझे हिंदुस्तान में ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो हिंदुस्तान में रहेगा, ये भी बड़ी बात थी। लेकिन अलगाव हो गया था, तनाव बहुत ज़्यादा हो गया था, और इनके बीच में पहले से ही तनाव था। तो अब दूसरे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनका क्या करें, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ कर के आ रहा था इस टाइम में। ये देखिए मूवी का जो हिस्सा है, सलीम मिर्ज़ा हैं, वो आगरा के अंदर रहते हैं और जूते का व्यवसाय करते हैं। विभाजन के बाद सलीम अपने ही लोगों के बीच अजनबी बन जाते हैं। विभाजन के बाद बदले माहौल में सलीम आसपास की दुनिया से संबंध नहीं बिठा पाते हैं और उनका व्यवसाय भी चौपट हो जाता है। देश के दूसरी तरफ से आया एक शरणार्थी परिवार उनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लेता है। घटनाओं की इस गहमा गहमी में सलीम की बेटी मौत को गले लगा लेती है, लेकिन सलीम फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। उन्हें यकीन है कि हालात फिर से सामान्य हो जाएंगे। अब इस प्रकार के हालत चल रहे हैं। एक व्यक्ति है, एक फिल्म के माध्यम से दर्शाया है, सलीम मिर्ज़ा हैं, वो आगरा में रह रहे हैं। आगरा भारत के अंदर है, बंटवारा हो गया है, वो जूते का काम कर रहे हैं। अब चूंकि सलीम मिर्ज़ा मुसलमान हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि वो मुसलमान हैं, तो अब मुसलमान हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही जाए, वो भारत के अंदर रहना चाह रहे हैं, उनका व्यवसाय यही है, लेकिन वो अब अपने ही हिंदू भाइयों के बीच में अजनबी बन गए हैं। तो कुछ इस प्रकार का माहौल जो है वो क्रिएट हो गया है यहाँ पर। अब इन सब से एक सवाल और उठ करके आता है कि क्या ये सब केवल और केवल लोगों के विभाजन की बात थी? क्या ये सिर्फ देश के बंटवारे की बात थी? क्या ये केवल देश के दो टुकड़े कर दो और उसके बाद में आप जहाँ चाहे वहाँ रहो, सिर्फ यहाँ तक सीमित था? नहीं, ये यहाँ तक सीमित नहीं था, और इनके अंदर राजनीतिक हित भी जुड़े हुए थे। राजनीतिक हित जहाँ पर जुड़े होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो, और वहाँ राजनीतिक हित ना हो, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर भी राजनीतिक हित जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत के अंदर मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए हुआ था। यानी एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन इसलिए किया गया था कि औपनिवेशिक जो भारत है उसके अंदर मुसलमानों के हितों की रक्षा की जाए, और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए अग्रणी थी। अब एक तरफ मुस्लिम लीग है, वो ये चाह रही है कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बने, एक पाकिस्तान बने, और दूसरी तरफ भारत के अंदर वो क्या करे, उनके हितों की रक्षा करे, भारत के अंदर मुसलमानों के हितों की रक्षा करे, उसके लिए भी वो काम कर रही है। अब जिस प्रकार मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रही है, उसी प्रकार भारत के अंदर भी कुछ संगठन थे ऐसे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो। वो क्या चाह रहे थे कुल मिलाकर के, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, शुरुआत के अंदर जब हमने जिक्र किया था इस पाठ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो एक हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता पर। धर्मनिरपेक्षता
और जब भारत की धर्मनिरपेक्षता पर आँच आना शुरू हुआ दंगे की वजह से, उन दंगों के कारण, तो नेता जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी धर्म का कोई भी नागरिक हो, उनको सभी को हम समान दर्जा देंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और रहेगा। तो धर्मनिरपेक्षता के मामले में उस धर्मनिरपेक्षता पर आँच नहीं आनी चाहिए। इसके लिए क्या किया गया कि किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को जहाँ हीन समझा जाता है, एक तो ऐसा नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो नेता थे वो ये मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, वो चाहे किसी भी धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। किसी को भी नीचा नहीं माना, किसी को भी ऊंचा नहीं माना जाना चाहिए। यानी नागरिकता जो है वो नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए हिंदू धर्म का है तो वो नागरिक होगा, मुस्लिम धर्म है तो वो नागरिक नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से नागरिकता को की कसौटी जो है वो धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे जो भी नेतागण थे धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श हिमायती थे, उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई है। यानी जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब की सब बातें उस टाइम से ही 1947 से, आज़ादी के समय से ही कहीं ना कहीं हमारे जो भी लीड रोल में काम कर रहे थे उनके दिमाग में थी और उन्होंने इसको बाकायदा लागू भी किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से किया गया और कैसे उन रजवाड़ों को भारत के अंदर भारत संघ में शामिल किया गया। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।